दूसरे दिन हम 5 तकरीबकार होटल के कमरे में बैठे रहे और हमारा हिंदू लीडर जैक ये कहकर बाहर चला गया कि उसे कुछ जरूरी इंतजामात करने हैं। वो दोपहर के बाद आया, कहने लगा सूरज गुरूब होने के बाद हम यहाँ से चलेंगे, हालात बिल्कुल ठीक हैं, कल से सरहदों पर कोई झड़प भी नहीं हुई। जैक को अब मुझ पर बड़ा एतमाद हो गया था। धमाका खेज मवाद के बारे में मेरे बाज मशवरों ने उसे काफी मुतासिर किया था। मैंने उसको सिगरेट पेश किया तो वो बोला, मुरली प्रसाद तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। उसने बाकी तकरीबकारों को मुखातिब करते हुए कहा, सुन लो, अगर मैं पहाड़ों में इधर उधर हो गया तो मुरली प्रसाद तुम्हारा लीडर होगा। मैंने सर हिलाकर कहा, ठीक है सर। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। हमारी पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। हम दो एक एक करके होटल से निकले। जैक ने हमें जम्मू शहर से बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए कह दिया था। जैक ने मुझे अपने साथ ही रखा। हम बाजारों में पैदल चलते शहर के मजाफात में से होते हुए मैदान में आ गए जहाँ कहीं कहीं जवार के खेत थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था। हम एक जौहड़ के पास आकर रुक गए। थोड़ी देर में हमारे दूसरे साथी भी एक एक करके आ गए। जहाँ से हम इकट्ठे मिलकर चल पड़े। जैक को सारे रास्ते का इल्म था। वो असल में एक तजुर्बेकार पुराना स्मगलर हिंदू था जो बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करता था। रॉ के एजेंसी के कारिंदों ने उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उसे भारी मुआवजे पर अपने साथ मिला लिया था। सूरज पहाड़ियों के पीछे गया तो मैदान और खेतों पर अंधेरा सा छा गया। हम खेतों के दरमियान एक कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। हम खामोश थे। जैक आगे आगे था, मैं उसके पीछे पीछे था और बाकी चारों तकरीबकार थोड़ा थोड़ा फासला डालकर हमारे पीछे चले आ रहे थे। हमारे पास कोई असलहा वगैरह नहीं था। हमारे लिबास देहाती टाइप के नहीं थे, बल्कि हमने मैली कुचैली पुरानी पतलूनें पहनी हुई थी। ये लिबास हमें इसलिए पहनाया गया था कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके सीधा लाहौर शहर में दाखिल होना था। जैक को मालूम था कि हमें किस किस इलाके से गुजरना है। हम नीम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड आ जाते, उसके बाद खुश्क झाड़ियों वाले बंजर मैदान शुरू हो जाते। पहाड़ियां भी ज्यादातर खुश्क थीं और अभी दूर दूर थीं। हम उनकी तरफ ही जा रहे थे। हम 2-2.5 घंटे चलते रहे। रात हो गई। चूंकि जैक सारे पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गए। मैं बिल्कुल नहीं थका था। मुझे होशंगाबाद वाले मर्द मोमिन शाह कमाल ने 10-10, 12-12 मील पैदल दौड़ाकर घोड़ा बना दिया था। जैक भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे जिन्हें लारियों के अड्डों, कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने और वहां से निकल जाने की ही तरबियत दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गए। जैक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से भुने हुए चने निकाल कर हमें दिए। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जैक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमईन हो गया। हमने एक एक सिगरेट पिया। जैक ने मगरिब की जानिब पहाड़ियों के स्याह खाकों की तरफ इशारा किया। इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर था। हम कल शाम के वक्त वहाँ पहुँचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल वहीं हमें मिलेगा। सिगरेट खत्म करके हम फिर चल पड़े। आधी रात तक चलते रहे। अब हम पहाड़ियों के दरमियान आ गए थे। इन पहाड़ियों की ढलानों पर रात के अंधेरे में छोटे कद के दरख्तों के धब्बे नजर आ रहे थे। रात के 2 बजे तक हम इन पहाड़ियों में चलते रहे। उसके बाद एक दरिया आ गया। मैं उसे दरिया समझा, मगर जैक ने कहा कि ये दरिया नहीं है, पहाड़ी नाला है। दूर पहाड़ियों के दरमियान गहरी खाई में ये नाला शोर मचाता बह रहा था। हमने एक पुल पर से नाले को उबूर किया। नाले के दूसरे किनारे पर जाकर हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। 10-15 मिनट बाद दोबारा सफर शुरू हो गया। इसी तरह हम इन छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान सुबह होने तक चलते रहे। जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई तो मंजर काफी बदल चुका था। पहाड़ी सिलसिला खत्म हो रहा था और मैदानी इलाका शुरू हो रहा था। जैक कहने लगा, थोड़ी दूर आगे एक गांव है, तुम लोग गांव के बाहर एक जगह छुप कर बैठोगे, मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाऊंगा। हम थोड़ी दूर गए तो दूर दरख्तों के झुंड के पास गांव के कच्चे मकान दिखाई दिए। खेतों में 2-3 किसान हल चलाते भी दिखाई दिए। जैक ने हमें एक तरफ झाड़ियों की ओट में बैठने को कहा और खुद गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो हमारे लिए किसी का कटोरा और जवार की रोटियां और साग लेकर आ गया। हम सब ने साग रोटी खाई, लस्सी पी। जैक कहने लगा, यहाँ का एक जमींदार हमारा अपना आदमी है, वो सिख है और स्मगलर है। अब हम यहाँ 2 घंटे आराम करेंगे। झाड़ियों के दरमियान जमीन पर खुश्क घास उगी हुई थी। हम वहीं लेट गए। रात भर के थके हुए थे, सो गए। जिस वक्त मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी, मैंने देखा कि जैक जाग रहा था और सिगरेट सुलगाए दूर एक तरफ देख रहा था। हमने 1.5-2 घंटे सोकर आराम किया और ताज़ा दम होकर आगे चल पड़े। ये इलाका इस किस्म का था कि कहीं जमीन ऊंची हो जाती थी और कहीं मैदान आ जाता। पहाड़ियां हमारी दाहिनी जानिब पीछे रह गई थी। मैं इस इलाके को अपने जहन में अच्छी तरह याद करता जा रहा था, क्योंकि वापसी पर मुझे इसी इलाके से अपने मंसूबे और स्कीम के मुताबिक अकेले ही वापस आना था। इसी तरह चलते चलते उजाड़ इलाकों में से गुजरते शाम के साए फैलने लगे। जहाँ पहली बार हमें खेतों में कुछ फासले पर एक फौजी जीप जाती नजर आई। जैक ने मुझे कहा, हम इंडियन बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, अब हमें एहतियात से काम लेना होगा। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी। ये लोग हमारे देश के सिपाही हैं, मगर ये हमें पूछगिछ के लिए रोक सकते हैं।
यहाँ से हमने रास्ता तब्दील कर लिया और छोटे छोटे टीलों की तरफ चलने लगे। इन टीलों में चलते चलते रात का अंधेरा हो गया। जैक ने एक जगह हम सबको रोक दिया और बोला, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2-4 फरलांग के फासले पर ही है। अब हम में से कोई सिगरेट नहीं पिएगा, माचिस नहीं जलाएगा। ये चीजें दूर से देखी जा सकती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात के गश्त पर होती हैं। वो हमें लेकर टीलों के दरमियान दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ एक खुली जगह पर आ गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जर्द रंग का गैर मुकम्मल सा चांद मगरिब की तरफ ऊपर आ गया। उसकी फीकी रोशनी में मैंने एक जानिब दरख्तों का झुंड देखा। जैक हमें उसी झुंड की तरफ ले जा रहा था। जब ये झुंड हमारे बाएं जानिब रह गया तो सामने एक मकान की दीवार नजर आई। जैक ने आहिस्ता से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं अकेला मकान में जाऊंगा। हम वहीं जमीन पर बैठ गए। जैक मकान की तरफ चला गया। फीकी चांदनी में वो मकान के पास जाकर जैसे गायब हो गया। यकीनन ये वही मकान था जहां नंदलाल हिंदू तकरीबकार लाहौर से आकर हमारा इंतजार कर रहा था और जिसने आगे अपनी रहनुमाई में हमें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा के लाहौर ले जाना था। कुछ देर के बाद जैक मकान से निकलकर हमारी तरफ आता नजर आया। उसने बताया कि पाकिस्तान से हमारा आदमी यानी नंदलाल आ गया है, मेरे साथ आ जाओ। हम सब उसके पीछे मकान की तरफ चल पड़े। मेरे समेत हम कुल 6 आदमी थे। एक छोटी सी कोठरी में लालटेन जल रही थी। चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो हमें देखकर उठ खड़ा हुआ। जैक ने मेरा उससे खास तौर पर तारुफ करवाया। ये नंदलाल ही था। जवान आदमी था। उसने नस्वारी रंग का शलवार कमीज का सूट पहना हुआ था। सर पर जिनाह कैप थी। गोया इस हिंदू तकरीबकारों के लीडर ने अपना पूरा हुलिया पाकिस्तानी मुसलमानों वाला बनाया हुआ था। हम जमीन पर और जैक और नंदलाल चारपाई पर बैठ गए। जैक ने पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है। हम रात के पिछले पहर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जैक बोला, ठीक है। असलहा कहाँ है? नंदलाल ने चारपाई के नीचे से एक थैला खींचा। उसमें 2 स्टेन गनें थीं। जैक ने स्टेन गन का मैगजीन चैम्बर चेक किया। मैगजीन लोड है, ख्याल रखना। जैक ने स्टेन गन घुटनों पर रखते हुए कहा, मुझे मालूम है मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। ये बताओ कि बॉर्डर पर कोई स्पेशल पेट्रोलिंग तो नहीं हो रही? मैंने सब चेक कर लिया है, मामला ठीक ठाक है। जैक बोला, सारे टारगेट लाहौर के हैं कि दूसरे शहर भी शामिल हैं? एक टारगेट लाहौर का है। जैक ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, लाहौर का टारगेट मुरली प्रसाद का है। ये ग्वालमंडी में बम का धमाका करेगा। बाकी कौन कौन से शहर हैं? नंदलाल कहने लगा, बाकी अभी सिर्फ 2 शहर हमारे टारगेट पर हैं, कराची और रावलपिंडी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम पिशावर को निशाना बनाने का है। वेरी गुड, फिक्र न करो। तुम्हें जो आदमी दे रहे हैं सारे ट्रेंड हैं और खतरनाक दुश्मन हैं मुसलमानों के। ठीक है। जैक ने रुमाल खोलकर बाकी की बची हुई ज्वार की रोटी निकाल कर सामने रख दी। उन पर साग भी रखा हुआ था। नंदलाल ने जो मकान में पहले से बैठा था और जो वहां आता जाता रहता था, कोने में रखी हुई मिट्टी में से पानी का डोल भरकर दरमियान में रख दिया। मैं सोचने लगा कि मेरे पास जो धमाका खेज महलूल शीशी में बंद पड़ा है वो इन लोगों को किस तरह पिला सकूंगा। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ 6 गिलास भी नहीं है, सिर्फ एक डोल ही है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मैं अगर डोल में धमाका खेज महलूल डाल दूं तो ये सारे के सारे डोल में से पानी पिएं। अगर मैं महलूल के कतरे पानी के मटके में डाल देता हूं तब भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे तकरीबकार उसमें से एक ही वक्त में पानी निकाल कर पिएंगे। एक लम्हे के लिए मुझे अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया। उस वक्त मैंने यही फैसला किया कि जो लोडेड स्टेन गन मुझे दी गई है मैं उससे काम लूंगा। अगर ये रात को सो गए तो इनकी गर्दनें तोड़ने की कोशिश करूंगा। बहरहाल मामला थोड़ा मुश्किल और खतरे वाला हो गया था। रोटियां खाने के बाद नंदलाल ने चारपाई की दूसरी तरफ नीचे हाथ डालकर ताम चीनी की एक चैनक और छोटी छोटी 4-5 प्यालियां निकालते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए बाहर चूल्हे पर चाय बनाता हूँ। मेरे दिल में उम्मीद की शमा एक बार फिर रोशन हो गई। ये चाय की चैनक मेरे मिशन की तकमील कर सकती थी। मैं अपनी बरखुरदारी के सबूत के लिए फौरन उठ खड़ा हुआ। पापा जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। जैक ने कहा, ठीक है नंदलाल, मुरली प्रसाद चाय बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। नंदलाल ने बहुत कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन मैं उससे पहले कोठरी से बाहर निकल गया। बाहर छोटे से कच्चे सहन में एक दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, साथ ही हैंडपंप लगा था। नंदलाल ने चूल्हे में पहले से खुश्क लकड़ियां और घास डाल रखी थी। उसने आग जला दी। मैंने पंप में से पानी निकाल कर चैनक को साफ किया और उसमें आधे से ज्यादा पानी डाल कर ले आया। बाबा जी, दूध कहाँ है? नंदलाल बोला, दूध नहीं है, दूध के बगैर चाय पियेंगे, इस तरह रात को नींद भी नहीं आएगी। हमें सुबह मुंह अंधेरे बॉर्डर क्रॉस करना है। उसने चैनक चूल्हे के ऊपर रख दी, फिर जेब से चाय की पुड़िया निकाल कर उसमें चाय डाल दी। इस दौरान मैंने प्यालियां धो डाली थी और उन्हें एक चंगेर में रख दिया था। मैं सोच में पड़ गया था क्योंकि प्यालियां 5 थीं। वैसे तो मुझे 5 प्यालियों की ही जरूरत थी, लेकिन ये सोच रहा था कि अगर जैक ने चाय की अपनी प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए मुरव्वत में कह दिया कि मुरली प्रसाद पहले तुम चाय पियो, मैं बाद में पी लूंगा, तो मैं किस तरह इनकार कर सकूंगा। लेकिन अब सोचने से कोई फायदा नहीं था। कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। टारगेट मेरे सामने था, मुझे अटैक करना था। धमाका खेज महलूल की शीशी मेरी जेब में थी। मैं चाहता था कि किसी तरह नंदलाल वहां से इधर उधर हो और मैं चैनक में महलूल के चंद कतरे डाल दूं, मगर वो वहीं चूल्हे के पास ईंट पर बैठा था।
چائے ابلنے لگی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے رومال نکال کر کہا، بھاپا جی آپ اندر چلیں، میں پیالیوں میں چائے ڈال کر لاتا ہوں۔ نند لال اس وقت اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گرم چینک کو پکڑنے کے لیے کسی رومال کی تلاش میں تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں رومال کو دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، اور وہ کوٹری میں چلا گیا۔ چولہا کوٹری کی اوٹ میں تھا اور کوٹری میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو چولہا نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، جیب سے محلول کی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور چائے کی چینک میں اس کے 10-12 قطرے ڈال دیے۔ شیشی دوبارہ بند کر کے جیب میں رکھ لی اور پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ گل خان نے یہ جو دھماکہ خیز محلول تیار کیا تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ انسانی معدے میں جا کر معدے سے پیدا ہونے والے تیزابی مادے کے ساتھ مل کر ہی پھٹتا تھا۔ معدے میں جانے کے بعد بھی وہ ایک دم سے نہیں پھٹتا تھا، بلکہ معدے کے تیزابی مادے سے مل کر 10 منٹ کے عمل کے بعد پھٹتا تھا۔ ویسے اسے کھولتے ہوئے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا کیمیائی عمل صرف انسانی معدے کے تیزابی مادے کے ساتھ حل ہونے کے بعد پورا ہوتا تھا۔ میں نے 5 پیالیاں چائے سے بھر دیں، چینک وہیں چولہے کے پاس رہنے دی اور پیالیوں کی چنگیر اٹھا کر کوٹری میں آ گیا۔ کوٹری میں 5 تقریب کار بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نند لال ان لوگوں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ جب میں اندر آیا تو وہ کہہ رہا تھا، میں مرلی پرشاد کو پہلے گوال منڈی لے کر جاؤں گا، ہمیں کوئی ایسی دکان تلاش کرنی ہوگی جہاں رنگ و روغن کا سامان فروخت ہوتا ہو، اس طرح بم پھٹنے کے بعد تباہی زیادہ پھیلے گی۔ میں نے چنگیر چارپائی پر رکھ دی۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ ہیجان خیز لمحہ تھا۔ 5 پیالیوں میں ان لوگوں کی موت موجود تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی پیالی میں سے چائے پہلے پیے، کوئی بعد میں پیے اور کوئی بالکل بھی نہ پیے۔ پھر یہ مرحلہ بھی آنے والا تھا جب جیک نے رواداری سے کام لیتے ہوئے مجھے پہلے چائے پینے کی دعوت دینی تھی۔ میں اس کے آگے زیادہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بڑے عیار لوگ تھے، زیادہ انکار کرنے سے انہیں شک پڑ سکتا تھا کہ آخر چائے نہ پینے پر اتنا اصرار کیوں ہو رہا ہے۔ سٹین گن میرے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ چائے کا میرا مشن فیل ہو جانے کی صورت میں مجھے سٹین گن سے اندھا دھند فائرنگ ہی کرنی تھی۔ جوابی فائرنگ میں میرے ہلاک ہو جانے کا امکان باقاعدہ موجود تھا۔ میں نے چنگیر میں سے پیالیاں اٹھا کر انہیں دینی شروع کر دیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے جیک کی طرف پیالی بڑھائی تو اس نے کہا، مرلی پرشاد تم پہلے پیو، میں بعد میں پی لوں گا۔ میں نے 2-3 بار انکار کیا، لیکن جب جیک کا اصرار بڑھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھاپا جی جیسے آپ کی مرضی، میں ہی پہلے پی لیتا ہوں۔ میں پیالی ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران وہ سارے آدمی مزے سے چائے پی رہے تھے۔ میں نے پیالی ہونٹوں کے پاس لے جا کر جلدی سے نیچے رکھ دی۔ بڑی گرم چائے ہے، میں چائے کو ذرا ٹھنڈی کر کے پیتا ہوں۔ جیک میری طرف دیکھ کر مسکرایا، ٹھیک ہے، لاؤ میں ٹھنڈی کر دیتا ہوں۔ اس نے میری پیالی ہاتھ میں لے کر اس میں 3-4 پھونکے مار دیں اور پیالی مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، لو اب پی جاؤ، ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور جلدی پیالی خالی کرو، مجھے بھی پینی ہے۔ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے۔ چاروں تقریب کار جیک کے سوائے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہے تھے۔ ان کی موت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوبارہ پیالی اٹھا لی۔ مجھے کسی حالت میں یہ چائے نہیں پینی تھی۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ میں نے 1 سیکنڈ میں ہی سوچ لیا تھا۔ جیک اس وقت تقریب کار نند لال سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نند لال چائے کی آدھی پیالی خالی کر چکا تھا۔ ان چاروں کے معدے میں چائے کے ساتھ دھماکہ خیز مواد پہنچ چکا تھا اور اس نے معدے کے تیزابی مادے سے مل کر اپنا کیمیائی عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے ایک دم ہاتھ کے اشارے سے جیک اور نند لال کو اس انداز میں خاموش رہنے کو کہا جیسے مجھے باہر سے کوئی آواز سنائی دی ہو۔ جیک نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے چائے کی پیالی زمین پر رکھتے ہوئے کہا، کوئی باہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سٹین گن ہاتھوں میں تھام کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے آپ کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ صحن میں آتے ہی میں دوڑ کر درختوں میں چلا گیا۔ یہاں چاندنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ میں کوٹری سے کوئی 100 فٹ دور ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گیا کہ میری سٹین گن کا رخ کوٹری کے دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیک اور نند لال بھی اسلحہ لے کر ضرور باہر نکلیں گے۔ مجھے نند لال کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو دھماکے سے پھٹنے والا تھا۔ مجھے جیک یعنی پارٹی لیڈر کی فکر تھی۔ اس نے دھماکہ خیز چائے نہیں پی تھی، اس کے پاس سٹین گن بھی تھی۔ میں سانس روکے سٹین گن کا رخ کوٹری کی طرف کیے ان تقریب کاروں کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں کوٹری میں سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کوٹری کے آگے صحن میں زرد چاند کی پھیکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ نند لال تھا۔ اس نے میرے سامنے چائے پی تھی۔ اس کا جسم دھماکے سے پھٹنے کے قریب تھا۔ ساتھ ہی ہمارا پارٹی لیڈر جیک بھی آ گیا۔ جیک کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نند لال نے مجھے آواز دی، مرلی پرشاد۔ میں درخت کے پیچھے دبک کر بیٹھا رہا۔ 3 ہندو تقریب کار کوٹری کے اندر ہی تھے۔ نند لال نے ایک بار پھر مجھے آواز دی، مرلی کہاں ہو تم؟ پھر اس نے جیک سے کہا، مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے جیک۔ گل خان نے مجھے بتایا تھا کہ اس بار اس نے دھماکہ خیز محلول کا وقت تھوڑا بڑھا کر 5 منٹ سے 10 منٹ کر دیا ہے، یعنی پہلے یہ مواد 5 منٹ میں پھٹ جاتا تھا مگر اب اسے پھٹنے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ مجھے پسینہ آ گیا، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یا خدا کہیں گل خان کا تجربہ فیل تو نہیں ہو گیا۔ اس دوران ایک اور تقریب کار کوٹری سے باہر آ گیا۔ اس نے باہر آتے ہی پوچھا، کیا ہو گیا ہے لالا؟ ابھی یہ فکرہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ ایک دھماکہ ہوا، پھر دوسرا دھماکہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے نند لال اور اندر سے جو تقریب کار باہر آیا تھا، دونوں کے جسم پھٹ کر آگ کے شعلوں کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔
जैक उछल कर एक तरफ गिरा। वो गिरते ही उठा और घबराहट में वो सीधा उन दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा जहां मैं घात लगाए बैठा था। मैं उठ खड़ा हुआ। जैक मेरी जद में था। ट्रिगर पर मेरी उंगली का दबाव पड़ा और स्टेन गन से पूरा ब्रस्ट निकलकर जैक के जिस्म को छलनी कर गया। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। उसके साथ ही कोठरी के अंदर 2 धमाके एक ही वक्त में हुए और कोठरी की छत और दरवाजा उड़ गया। अंदर से शोलों का बादल उठकर आसमान की तरफ ऐसे बुलंद हुआ जैसे अंदर कोई छोटा एटम बम फटा हो। उसके बाद वहां खामोशी छा गई। कोठरी के दरवाजे के टुकड़े इधर उधर बिखर कर चल रहे थे। मैं इंडियन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं था, बल्कि बॉर्डर के ऊपर ही बैठा था। भारतीय बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों ने इस धमाके की आवाज अगर सुन ली थी तो वो जरूर इस तरफ आ रहे होंगे, इसलिए मेरा वहां ठहरना मुझे एक नई मुसीबत में फंसा सकता था। मैंने सिर्फ इतना किया कि जैक की लाश को देखकर तसल्ली की कि वो जिंदा तो नहीं है। वो मर चुका था। स्टेन गन की 11-12 गोलियां उसके जिस्म को उधेड़कर दूसरी तरफ से निकल गई थी। उसकी लाश खून में लथपथ औंधी पड़ी थी। मैंने स्टेन गन कांधे से लटकाई और धुंधली चांदनी वाली रात में वापस जम्मू शहर की तरफ चल पड़ा। मेरी स्टेन गन में अभी बहुत गोलियां बाकी थी। आधे से ज्यादा इसका मैगजीन भरा हुआ था। मैं उसी रास्ते पर चला जा रहा था जिस रास्ते पर पार्टी लीडर जैक हमें लेकर आया था। धमाका खेज मवाद का बचा हुआ महलूल मेरी जेब में शीशी में महफूज पड़ा था। मैं उसकी कारकर्दगी पर बेहद खुश हुआ। ये कमाल की चीज हमारे मास्टर स्पाई और एक्सप्लोसिव्स के माहिर गुल खान ने बनाई थी। मैं तेज तेज चल रहा था। चांद थोड़ा ऊपर आकर एक तरफ टीले के पीछे हो गया। माहौल पर अंधेरा छा गया। इस ख्याल से कि ये बॉर्डर का इलाका है, मुझे जहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, मैंने जॉगिंग के अंदाज में दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं जाए वारदात से काफी दूर निकल गया तो एक जगह बैठकर थोड़ा सांस लिया और दोबारा चल पड़ा। अब मैं नॉर्मल रफ्तार से जा रहा था। मैं ठीक उन रास्तों से होकर गुजर रहा था जिन रास्तों से जैक हमें लेकर आया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे। फिर आसमान पर मशरिक की जानिब नीली रोशनी का गुबार सा फैलने लगा। ये सुबह काजिब की रोशनी थी। सुबह काजिब की रोशनी उस रोशनी को कहते हैं जो सुबह होने से पहले मशरिकी उफक पर नमूदार होती है। मैं उस गांव के करीब से भी गुजर गया जहां से जैक हमारे लिए लस्सी और ज्वार की रोटियां लाया था। मैं उस गांव से आगे पहुंचा तो सुबह काजिब के बाद सुबह सादिक की नूरानी रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने एक पहाड़ी नाले से हाथ मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया और उस कच्ची पगडंडी पर आ गया जो ऊंचे ऊंचे ज्वार की फसल के खेतों में चली जाती थी। मुझे मालूम था कि अभी जम्मू काफी दूर है और अगर मैं पैदल चलता रहा तो मुझे मजीद एक दिन इन पहाड़ों और मैदानों में से चलना पड़ेगा जिस तरह के हम आती दफा चल कर आए थे। मेरे पास इस सफर को मुख्तसर करने का और कोई जरिया नहीं था। मैंने सोचा कि दिन के वक्त किसी जगह छुप कर सो जाऊंगा, 3-4 घंटे सोकर फिर आगे चलूंगा। जब सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी हो गई तो मैंने खड़े होकर जायजा लिया कि मैं कहीं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। कुछ दरख्तों और 2-1 छोटे टीलों को मैंने पहचान लिया। मैं ठीक समत में जा रहा था। मेरी जेब में इंडियन करेंसी में कुछ पैसे जरूर थे, मगर हमें गैर आबाद रास्तों से बॉर्डर तक लाया गया था। ये ऐसे रास्ते थे जहां लारियां तांगे वगैरह नहीं चलते थे, वरना मैं किसी लारी या यक्के में सवार होकर जम्मू जल्दी पहुंच सकता था। चलते चलते मेरी बाएं तरफ आमों का एक घना बाग आ गया। ये बाग वीरान पड़ा था। चूंकि आमों का मौसम नहीं था इसलिए बाग में किसी रखवाले वगैरह का कोई झोंपड़ा नहीं था। एक जगह जमीन थोड़ी साफ थी। मैं वहीं लेट गया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैं खतरे के मकाम से बहुत दूर निकल आया हूँ। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। चुनाचे मुझे बड़ी जल्दी नींद आ गई। सोकर उठा तो सूरज दरख्तों के पास आ गया था। मैंने आम के बाग से बाहर आकर देखा। दूर से मुझे वो पहाड़ नजर आए जिनकी दूसरी तरफ जम्मू शहर था। इन पहाड़ों को मैं एक दिन पहले वहां से गुजरते हुए देखकर इनकी निशानी दिल में लगा चुका था। मेरे सामने वीरान मैदान फैला हुआ था। मैं पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह छोटा सा कुआं आया। ये कुआं शायद इसीलिए बनाया गया था कि आते जाते मुसाफिर यहाँ अपनी प्यास बुझा सकें। कुएं के ऊपर चरगी के साथ टीन का डोंगा लटक रहा था। मैंने कुएं में झांक कर देखा। नीम पहाड़ी इलाके के कुएं भी काफी गहरे होते हैं और पानी काफी गहराई में जाकर निकलता है। मैंने डोंगा कुएं में डालकर पानी निकाला। पानी साफ और मीठा था। मुझे भूख जरूर महसूस हो रही थी मगर प्यास की शिद्दत ज्यादा थी। मैंने पानी पिया, मुंह हाथ धोया, थोड़ी देर आराम किया और फिर आगे को चल पड़ा। दोपहर के बाद करीबन तीसरे पहर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक जगह अमरूदों का बाग था। ये जंगली अमरूदों का बाग था। दरख्तों पर कच्चे पक्के अमरूद लगे थे। मैंने 4-5 पके हुए अमरूद तोड़कर खा लिए। शाम हो रही थी कि मुझे दूर जम्मू शहर की रोशनियां नजर आने लगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। जिस वक्त मैं जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में से गुजर रहा था तो रात हो गई थी। दरिया की दोनों जानिब शहर की रोशनियां ऊंची नीची ढलानों पर झिलमिला रही थीं। जहां मैंने एक तांगा लिया और उसी होटल में आ गया जहां हम सब ने एक रात और एक दिन गुजारा था। होटल वाला मेरी सूरत से आशना था। मैंने वही कमरा ले लिया जहां हम ठहरे थे। कमरे में आकर मैंने जूते उतार कर फेंके, पाँव धोए और बिस्तर पर आकर अपने आप को गिरा दिया। दरवाजे को मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। ऐसा सोया कि दूसरे दिन सुबह के वक्त आंख खुली। उठकर गुस्ल किया, नाश्ता किया,
معلوم ہوا کہ دلی جانے والی جموں توی ایکسپریس نکل چکی ہے۔ اب دوپہر کو ایک پیسنجر ٹرین جالندھر جائے گی۔ میں دوپہر تک ہوٹل میں ہی رہا۔ دوپہر سے ذرا پہلے ہوٹل سے نکلا اور سیدھا جموں کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں کوئی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑا کر نہیں آیا تھا کہ جس کا لرزہ خیز دھماکہ ہوا ہو اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہو۔ بڑے آرام سے 5 پاکستان دشمن بھارتی تخریب کاروں کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے محدود قسم کے 4 دھماکے ہوئے تھے۔ 4 تخریب کاروں کے جسم ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے اور ایک تخریب کار کو سٹین گن کا برسٹ مار کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اگرچہ بارڈر کے قریب کا علاقہ تھا مگر دھماکوں کی آواز زیادہ دور نہیں گئی تھی، اس لیے میں قدرے مطمئن تھا کہ پولیس یا خفیہ پولیس کا کوئی آدمی میری تلاش میں نہیں ہوگا۔ میں ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین جالندھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ایک جگہ مرمت ہو رہی تھی، وہاں گاڑی نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ جالندھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ دلی پہنچا تو صبح کاذب کا وقت ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی سیدھا بستی نظام الدین اولیاء کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹر رکشے نے جلدی پہنچا دیا۔ گل خان کے پرانے مکان میں آ کر خفیہ جگہ سے چابی نکالی، دروازہ کھول کر اندر گیا، دروازے کو کنڈی لگائی اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر کے اوپر سے 1 من کا بھاری وزن اتار دیا ہو۔ میرا کمانڈو مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔